हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा होमवर्क था वो क्वेश्चन था, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। या ये कह सकते हैं, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी विचारधारा को बढ़ावा देने के क्या कारण थे, इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका पहला कारण था, बाल्कन देशों में आधुनिक जो आज के हैं रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मोंटेनीग्रो शामिल थे। ये देश जो आज के समय में देश हैं, लेकिन पहले ये किसके भाग थे? बाल्कन के भाग थे। अक्षेत्र के निवासियों, यानी इन अक्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर सलाव पुकारा जाता था। इसका पहला कारण क्या था? सलाव का मतलब गुलाम। ये क्या थे? गुलाम थे। 2.2 बाल्कन अक्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के अधीन था। यानी ओटोमन साम्राज्य का क्या था? ये गुलाम थे। ये कह सकते हैं कि बाल्कन अक्षेत्र ओटोमन साम्राज्य के गुलाम थे या अधीन थे। बाल्कन अक्षेत्र में रूमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलाने और ओटोमन साम्राज्य के विघटन का मतलब है अलग होना से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई थी। यानी ये कह सकते हैं कि स्थिति कमज़ोर हो चुकी थी। यानी क्या हो चुका था? बाल्कन क्या हो गया था उस समय? ओटोमन साम्राज्य का विघटन हो गया था, टुकड़े हो चुके थे, या वो क्या हो गया था? समाप्त हो चुका था, जिसके कारण बाल्कन क्षेत्रों में राष्ट्रवादी विचारधारा का बढ़ावा मिला। नंबर 3 पॉइंट है, 19वीं सदी में ओटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के द्वारा मजबूत बनाना चाहा था। आधुनिकीकरण का मतलब है आज के जो देश हैं उनके साथ जुड़ना, आधुनिक तकनीक को अपनाना और आंतरिक सुधार को मजबूत करके अपने आप को मजबूत बनाना था। जो आंतरिक सुधार थे, जैसे सामाजिक व्यवस्था थी, उनकी राजनीतिक व्यवस्था थी, उसको मजबूत बनाकर ओटोमन साम्राज्य को अपने आप को भी मजबूत करना था, लेकिन वो इसमें सफल नहीं रहे। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उनके शिकंजे से, यानी उनकी पकड़ से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। या ये कह सकते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 19वीं सदी में ओटोमन साम्राज्य कमज़ोर हो गया और यूरोपीय राष्ट्र उनसे स्वतंत्रता प्राप्त करने लगे। नंबर 4, बाल्कन लोगों ने आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार बनाया, या उन्होंने राष्ट्रीयता को लेकर प्रमुख मांग थी उनकी राजनीतिक अधिकार की। इसके लिए उन्होंने इतिहास को भी अपना गवाह बनाया, इतिहास को साक्ष्य बनाया, और उन्होंने कहा कि कभी वो भी स्वतंत्र थे, किंतु उसके पश्चात विदेशी शक्तियों ने ताकत उन्होंने अपना गुलाम बना लिया। तो ये अब हमारा क्वेश्चन था, बाल्कन प्रदेश में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, या बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी विचारधारा के पनपने के क्या प्रमुख कारण थे। इसके प्रमुख 2 ही कारण बताए। एक तो ओटोमन साम्राज्य का पतन, नंबर 2 यूरोपियन देशों का ओटोमन साम्राज्य से अलग होना, और नंबर 3 इन लोगों का, यानी बाल्कन प्रदेश के लोगों का राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना और ओटोमन साम्राज्य से अपने आप को अलग करना था। अब इसके बाद कल हमने एक क्वेश्चन किया था, फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे और इसके प्रमुख कारण थे। लेकिन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, जो आज हमने आपको लर्न करने के लिए दिया है, वो है नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है, या ये कहा जा सकता है कि नेपोलियन
बोनापार्ट के उदय के क्या कारण हैं, या ये कह सकते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट की लोकप्रियता के क्या कारण थे। ये क्वेश्चन हमने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा था और अब ये 10th क्लास के अंदर भी हम पढ़ेंगे। 9th क्लास के जिन स्टूडेंट्स ने इनको पहले अच्छी तरह से पढ़ा है तो उसके लिए आसान भी होगा इसको पढ़ना। तो इसके बारे में हम देखते हैं। सन 1799 में 1799 में डायरेक्टरी शासन को समाप्त करने के लिए नेपोलियन फ्रांस का प्रथम कांसुल बना। नेपोलियन फ्रांस का क्या बन गया, प्रथम कांसुल। क्या कर दिया, डायरेक्टरी को समाप्त करने के लिए क्या बना था, प्रथम कांसुल। उसने जनमत संग्रह करवा। जनमत संग्रह का मतलब लोगों की राय किसके ऊपर, डायरेक्टरी के ऊपर, जिसमें 99.9% मतदाताओं ने उसका सहयोग किया या समर्थन किया। कांसुल शासन के सम्मुख देश के अंदर शांति एवं व्यवस्था स्थापित करना, यूरोपीय राष्ट्रों के लिए के साथ सम्मानजनक संधि करना, नए कानून बनाना तथा संविधान का निर्माण करना था। यानी उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, देश के अंदर शांति व्यवस्था करना, यूरोपीय राष्ट्रों के साथ सम्मानजनक संधियाँ करना, नए कानून बनाना तथा संविधान का निर्माण करना। तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले अपना जो कदम उठाया था उसका पहला कदम था 1799 के अंदर संविधान का निर्माण करना। इसने शक्तियों को कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया। प्रथम जो काउंसिल था या प्रथम जो सीनेट थी यानी कार्यपालिका की, उसका प्रमुख खुद नेपोलियन बोनापार्ट बना। द्वितीय काउंसिल कैसेम्ब्री तथा तृतीय काउंसिल लेबुन थे। लेकिन नेपोलियन ने अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर सभी शक्तियों को अपने पास केंद्रित कर लिया और वह क्या होगा, शक्तियों का केंद्रीकरण होने के बाद सत्ता के ऊपर उसका पूर्ण अधिकार होगा और बाकी जो व्यवस्थाएं थी या संस्थाएं थी वो सिर्फ नाम मात्र की रहेगी। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है शासन के सुधार। नेपोलियन देखो हमेशा ये चाहता था कि वैसे 1804 में शासक बना था, उसके पश्चात उसने क्या किया था, पूरे फ्रांस को लड़ाइयों में झोंक दिया, युद्धों में झोंक दिया था। लेकिन इससे पहले उसका प्रमुख उद्देश्य था कि युद्धों को त्याग कर अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत करना, शासन व्यवस्था को सुधारना और एक ऐसा भरोसा तैयार करना ताकि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो, शासन सुव्यवस्थित हो, जनता सुखी हो, सुरक्षित अनुभव करे। उसने इस काम को बड़ी परिश्रम तथा ईमानदारी से किया और शासन व्यवस्था का पुनर्गठन किया। इसको हम इजी लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट्स क्या हैं इसके, वो इसके अंदर दिए गए हैं। उसके बाद आर्थिक सुधार आता है। देखिए 1779 से पहले जो फ्रांस की आर्थिक दशा थी वो बहुत ही खराब थी। उद्योग धंधे न के बराबर थे। जो राजा राज परिवार के ऊपर फिजूल खर्ची की जा रही थी। तो अब नेपोलियन का मुख्य उद्देश्य हुआ कि देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा जाए। नए नए उद्योगों को वो लेकर आया और उन्होंने जो फिजूल खर्चे चल रहे थे उनके ऊपर भी रोक लगा दी। अब नेपोलियन सम्राट बना। सन 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बन गया, या उसने स्वयं को नेपोलियन का सम्राट, फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। और जब वह फ्रांस का सम्राट बना, बनते ही उसने अपने जो पड़ोसी जो राज्य थे, पड़ोसी जो देश थे, उनके ऊपर अधिकार कर लिया, उनके ऊपर आक्रमण कर दिए, उनको अपने अधिकार में लेना उनको शुरू कर दिया। और बाकी इसके अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता देते हैं। 1804 से 1815 जो वाटरलू की लड़ाई थी उस तक नेपोलियन बोनापार्ट का यह अभियान चलता रहा और 1815 की जो वाटरलू की लड़ाई थी उसमें नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई थी और इस विजय अभियान की समाप्ति हुई। दैट्स ऑल एंड हैव ए गुड डे।